सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स और हमारी चल रही है यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस यूनिट के अंदर हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, बस 20% ही हमारा ये चैप्टर बचा है, वो भी दो मैथड्स के साथ, इनकम मैथड और एक्सपेंडिचर मैथड। थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है, हमने कन्वर्जन सीख लिया, हमने वैल्यू एडेड मैथड सीख लिया है। तो बहुत सारा कंटेंट इस यूनिट का हम पढ़ चुके हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 10 मार्क्स की ये यूनिट और उसके अंदर न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट रही है ये हमारी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों चलिए आज के अटेंडेंस लगाइए और आज मैं आपको सिखाती हूँ सेकेंड मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम विच इज इनकम मैथड। तो बेटा लास्ट जो हम लोगों ने मैथड पढ़ा वैल्यू एडेड मैथड, उस मैथड ने हमें सिखाया कि प्रोडक्शन फेज से या प्रोडक्शन साइड से किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। तो वहाँ पर आपने वही सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे जो प्रोडक्शन करते हुए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट है, सेल्स है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, वैल्यू एडेड है, ये सारी चीज़ों पे आपने वर्क किया। बेसिकली आपने इनकम का जनरेशन कर लिया है। और जब हम आते हैं जनरेशन फेज के बाद अपने इनकम फेज में, जहाँ पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जब आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखते हो तो वहाँ हमारे वही सारे कंपोनेंट्स आएंगे बेसिकली जो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उन्हीं को मिलने वाली सारी फैक्टर इनकम्स, उन सभी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें नेशनल इनकम मिल जाए। ठीक है, तो चलिए पहले बेस समझ लेते हैं कि इनकम मेथड का बेस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो इनकम मेथड क्या कहता है? इन दिस मेथड वी फर्स्ट एस्टिमेट द फैक्टर इनकम्स पेड आउट, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब उन्होंने बोला कि इनकम मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, इनकम मेथड में हम ये देख रहे होते हैं कि जो भी ऑनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जो भी ऑनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, उसको कितनी फैक्टर इनकम यहाँ पर पे की जा रही है। मतलब फैक्टर इनकम क्या हुई? वो इनकम जो आप काम करके कमाते हो, वो इनकम जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर कमाते हो। जैसे कि अगर आप किसी के यहाँ जॉब करते हो और जॉब करने के बदले में आपको वहां से सैलरी या वेजेस मिल रही है, तो दैट मीन्स आप फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हो। या फिर आपने किसी के बिजनेस से पैसा लगाया, दैट मीन्स कैपिटल इन्वेस्ट करी, तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हो तो उसके ऊपर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो। ठीक, मान लो अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए दे दी है तो आपको उसके ऊपर रेंट मिल रहा होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और जस्ट बिकॉज आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो आपके इन फैक्टर्स को प्रोवाइड कराने के बदले में आपको फैक्टर इनकम मिलती है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम को हम एक और नाम से जानते हैं अर्न्ड इनकम। तो किसी भी देश में जब हम सारी फैक्टर इनकम का सम टोटल करते हैं विद इन आर ज्योग्राफिकल बाउंड्री या विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी, तो उसे हम लोग यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। यानी कि जब आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे तो पहला ही स्टेप आपको डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने का दिखेगा। आप पहले स्टेप में डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कर लोगे और जैसे आपको डोमेस्टिक इनकम मिलेगी उसमें NFIA प्लस करके आप नेशनल इनकम तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस अब मैं यहाँ पर आपको इन कंपोनेंट्स के कुछ नए नाम दूंगी। ये फैक्टर इनकम कुछ नए नाम से आपको देखने को मिल सकती है, तो वो नाम देख लो जरा। तो पहली बात मैंने आपको बता दिया कि जब आप फैक्टर इनकम का सम टोटल करेंगे किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो आपको डोमेस्टिक इनकम मिलेगी, और उस डोमेस्टिक इनकम को आप क्या बोलते हो? NDPFC। मतलब इनकम मैथड से जो एग्रीगेट मिलने वाला है वो NDPFC है। आपको वैल्यू एडेड में जो एग्रीगेट मिला था वो GDPMP था। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको कंपोनेंट क्या ढूंढना होगा? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है कि किसी भी बिजनेस के अंदर आप अपनी सर्विस दे रहे हो, है ना, एज अ फैक्टर आप उस बिजनेस के अंदर यूज किए जा रहे हो, तो बदले में आपको फैक्टर इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, उसके बाद दूसरा मिलेगा आपको ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है कि बिजनेस ऑपरेशन से कहीं ना कहीं आप सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर रहे हो, जैसे कि रेंट की फॉर्म में, और एक रॉयल्टी होता है, एक ये नया नाम है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। उसके अलावा इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग सरप्लस में देखने को मिलेंगी। राइट, उसके बाद कुछ ऐसी इनकम भी होती है जो इनमें से कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपनी खुद की प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी इनकम है जो अभी भी इन दो कंपोनेंट्स में नहीं आई है।
तो वो वाली इनकम को हम कहाँ इंक्लूड करते हैं, वो इनकम हम इंक्लूड करते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में, जैसे कि डॉक्टर्स की इनकम, इंजीनियर्स की इनकम, एक छोटा स्मॉल ट्रेडर है जो अपना बिजनेस चला रहा है, तो उन सभी लोगों की इनकम को, क्योंकि वो बहुत ही छोटी छोटी इनकम भी हो सकती है और अलग अलग कह सकते हो कि कैटेगरीज में बटी हुई भी हो सकती है, तो इसलिए उनके लिए हमने एक अलग से हेड बना दिया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है जी, तो ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब इन्हीं कंपोनेंट को थोड़ा सा हम लोग डीप में समझेंगे, क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है तो वो किसी फॉर्म में भी आ सकता है। तो देखो, सबसे पहले डिस्कशन होगा हमारा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता क्या है। तो देखो, इट इज डिफाइंड एज द टोटल रेम्यूनरेशन इन कैश। इसको बोला जाता है कि जो भी पैसा आपको कैश में मिल रहा हो, काइंड में मिल रहा हो, और कौन दे रहा है आपको, आपकी एंटरप्राइज दे रही है। मतलब आपको वेजेस और सैलरीज कैश में मिल सकती है, आपके बैंक अकाउंट में आ रही है या आपके हाथ में आपको कैश दिया जा रहा है, या फिर इन काइंड। इन काइंड का मतलब होता है पैसे ना देकर आपको उसी पैसे के बराबर कोई उन्होंने आपको बेनिफिट दे दिया। जैसे कि आपका जैसे कि आप जिस भी ऑफिस में काम करते हो, जिस भी बिजनेस में आप लगे हुए हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हो, वो आपको रहने की फैसिलिटी दे देते हैं, यानी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, रहने के लिए आपको घर मिल जाता है। या फिर आपको यहाँ पर कह सकते हो कि कैब सर्विस मिल रही हो, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोवाइड करा रहे हैं, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इन काइंड बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि पैसे के बराबर, पैसा नहीं मिल रहा है डायरेक्टली, बट पैसे के बराबर आपको पैसे का बेनिफिट मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं इन काइंड। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है। अब इसके अंदर तीन क्या क्या चीजें देखोगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स। ये बात ध्यान रखना कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू। देखो, एक होता है एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर जिसने उसको काम पर रखा है। ठीक है, दो अलग अलग लोग हैं। तो जिसने आपको काम पर रखा है, कई बार वो भी आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा जमा करता है, कुछ कंट्रीब्यूशन देता है। जैसे कि आपने पीएफ का नाम तो सुना ही होगा, प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेच्युटी होती है। तो जब कोई एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए ऐसे स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है या ऐसे स्कीम्स में अपनी तरफ से पैसा देती है, तो उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहा जाता है। पर ये किसके थ्रू होनी चाहिए, बाय एम्प्लॉयर। कभी भी क्वेश्चन में लेकिन अगर लिखा आ गया सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉय, तो वो आप ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। सो अब वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपको मंथली सैलरी मिल रही है या कोई अलाउंस भी अगर आपको मिल गया है, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, आपको रहने के लिए अब घर नहीं दिया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रहना तो है, तो एक उन्होंने एचआरए दे दिया आपको, हाउस रेंट अलाउंस, तो ये दिया जाता है और वो आपकी सैलरी का ही पार्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा इन काइंड आपको कैसा बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि लेकिन आपको उन्होंने अब सीधे घर दे दिया, अब पैसे ना देके घर दे दिया। या तो देखो, अगर रेंट के लिए पैसे दे दिए तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का पार्ट है, लेकिन अगर रहने के लिए घर दे दिया, रेंट का पैसा नहीं दे रहे लेकिन रहने के लिए घर ही दे दिया है, आपको कोई किराया नहीं भरना उसके ऊपर, तो वो हो गया वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पर व्हीकल दे दिया है पर्सनल यूज के लिए, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करा दिया है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये सारी चीजें वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड होती हैं। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स के अंदर कि बहुत सारे ऐसे पेंशन प्लान्स होते हैं, बहुत सारे आगे फ्यूचर बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयज के कुछ स्कीम्स होती हैं जो कई बार कंपनी अपनी तरफ से चलाती हैं और उसमें कंट्रीब्यूशन भी देती हैं। तो ये तीनों चीजें कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले मेन चीज देखेंगे, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो अंदर की चीजों को ढूंढना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ से आता है, या तो प्रॉपर्टी से या एंटरप्रेन्योरशिप से, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी या तो आपको पैसे कमा के दे रही है या आपकी ऑनरशिप आपको पैसे कमा कर दे रही है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है रेंट। अब रेंट क्या होता है भाई, वो पैसा जो आपको रिसीव हो रहा है बाय अ लैंडलॉर्ड फ्रॉम अ टेनेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड। तो एक लैंडलॉर्ड को जो पैसा मिल रहा है अपने टेनेंट यानी कि किराएदार से लैंड इस्तेमाल करने के बदले में, आपने जगह इस्तेमाल करने के लिए दी, उसने कहा कि ठीक है जगह इस्तेमाल कर लो लेकिन बदले में रेंट देना पड़ेगा। अब रॉयल्टी क्या होती है बेटा, ये वो पैसा है जो एक लैंडलॉर्ड को रिसीव होता है क्योंकि उसने आपको एक राइट दिया है। उसने आपको किस चीज का राइट दिया है, एक लीजिंग राइट दिया है उसने आपको सब सॉइल एसेट्स को इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि वो सारे एसेट्स जो आपको जमीन के नीचे मिलते हैं उन सब एसेट्स को इस्तेमाल करने के लिए, उन सब एसेट्स को जो हम आपको इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तो बदले में उसके ऑनर को क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट वो पैसा है जो एक प्रोडक्शन यूनिट पे करती है फाइनेंशियल एसेट के ऑनर को
क्योंकि वो उस प्रोडक्शन यूनिट में बेसिकली कह सकते हो कि पैसा लगाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट हमेशा यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड होगा, यानी कि एक फर्म अगर इंटरेस्ट पे कर रही है अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए क्योंकि उसने लोन लिया है, वही इंटरेस्ट आप इंक्लूड करोगे। मान लो हम और आप लोन ले रहे हैं किसी कार को खरीदने के लिए, तो ये वाला इंटरेस्ट हम यहाँ पर बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब कि अगर लिखा है इंटरेस्ट पेड बाय दी हाउस होल्ड्स तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने मान लो कार लोन लिया, कार लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो तो हमारा पर्सनल कंजप्शन है ना। बट हाँ, वहीं पे कोई एक बिजनेस लोन लेता है अपने प्रोडक्शन यूनिट के लिए, तो वो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेगा सिर्फ वही आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो पर्सनल कंजप्शन नहीं, प्रोडक्शन पर्पस के लिए अगर लोन लिया गया है तो ही उसका इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। ठीक है, उसके अलावा बेटा प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट वो आपकी फैक्टर इनकम है जो एक प्रोडक्शन यूनिट जनरेट करके देती है उसके ऑनर को, बिकॉज इट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि भाई अल्टीमेटली वो रिस्क ले रहा है, वो उस बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, उस बिजनेस को चलाने का काम कर रहा है, एक रिस्क ले रहा है, तो रिस्क के बदले में वो जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है अपनी प्रोडक्शन यूनिट से, उसे कहते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। देखो बेटा, प्रॉफिट 3 हिस्सों में पहले बंटता है। या तो आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा टैक्स की फॉर्म में देना पड़ता है गवर्नमेंट को, फिर कुछ पैसा जिन लोगों ने आपके बिजनेस से पैसा लगाया होगा आप उनको रिटर्न की फॉर्म में देते हो। जो लोग आपके बिजनेस से पैसा लगाते हैं उनको रिटर्न भी तो देना पड़ेगा ना आपको, तो उस रिटर्न को बोला जाता है डिविडेंड। और उसके बाद हो सकता है कुछ पैसा आप अपने फ्यूचर यूज के लिए रखो, तो उस पैसे को जो आप बचा रहे हो, बेसिकली सेविंग कर रहे हो, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस भी क्लियर। तो बेटा अब नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास मिक्स्ड इनकम। अब तक हमने जितने भी कंपोनेंट पढ़े, जैसे कि सबसे पहला कंपोनेंट था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पे हमने ये सोच लिया कि जो पर्सन वेज एम्प्लॉयमेंट पे हैं, सैलरीड पर्सन है, उन लोगों के जितने भी हमारे पास कह सकते हो कि सोर्स ऑफ इनकम है या फैक्टर इनकम जो वो अर्न कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने वहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद सेकेंड था हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि जो भी इनकम कहीं पे अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि आपको आपकी प्रॉपर्टी से मिल रहा है या एंटरप्रेन्योरशिप से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो वो सारी इनकम आपने वहाँ कैलकुलेट कर ली। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्टर इनकम होती है जो आप अर्न करते हो, जिसके अंदर आप उन फैक्टर इनकम्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करके नहीं दिखा सकते। यानी कि बहुत से लोगों की अर्निंग को आप किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर यहाँ पर नहीं डाल सकते। उन सभी लोगों की इनकम को हम एक डिफरेंट कंपोनेंट के नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि कुछ ऐसे लोग जो अपना खुद का काम करते हैं और मिक्स्ड इनकम कमाते हैं, यानी कि उनके पास रेंट भी है, वेजेस भी है, प्रॉफिट भी है और इंटरेस्ट भी है। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है? चलो देखते हैं जरा कि कैसे पॉसिबल है। तो देखो बेटा, मिक्स्ड इनकम अराइजेस फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विस ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। मिक्स्ड इनकम अराइज होती है उन सभी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यहाँ पर करता है, whose income includes the wages, rent, interest and profit, and these elements cannot be separated from each other। और कहीं ना कहीं वो उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी को करके सेल्फ एम्प्लॉयड होकर उसे वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। सो दे वर्क एज द ऑनर। वो कोई ऑनर हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम। सो देयरफॉर देयर इनकम कंटेन्स द एलिमेंट्स, और इसी वजह से उनके इनकम के अंदर ये चारों के चारों एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो दीज फैक्टर इनकम कैन नॉट बी सेपरेटेड इंडिविजुअली, और आप इनको इंडिविजुअली सेपरेट नहीं कर पाते हो। एंड द एंटायर इनकम इज ट्रीटेड एज द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसीलिए हम इसको कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे कि अब समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। डॉक्टर रनिंग हिज ऑन क्लिनिक, एक डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक चला रहा है। डॉक्टर उस क्लिनिक में काम करता है, वो खुद काम करता है, खुद एज अ लेबर वो वर्क कर रहा है उस क्लिनिक के अंदर, तो उसको वेजेस मिलेंगी। ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो वो अर्न कर रहा है। वहीं पे वो खुद नहीं करता तो उसको किसी को रखना पड़ता। यूजेस हिज ऑन बिल्डिंग, वो अपनी खुद की बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि रेंट। इन्वेस्ट हिज ऑन मनी, उसने खुद का पैसा लगाया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट। अर्न द सरप्लस इनकम, अब काम करके कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा होगा, यानी कि प्रॉफिट। तो बेटा उसकी जो इनकम है, जो भी वो इनकम यहाँ पर कमा रहा है, उसके अंदर वो सारे के सारी फैक्टर इनकम इंक्लूड हो रही हैं, इसीलिए उसे बोला जाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सिंस दीज इनकम कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड द टोटल इनकम इज कॉल्ड द मिक्स्ड इनकम। तो बहुत ही क्रक्स पॉइंट यही है कि क्योंकि यहाँ पर हम फैक्टर इनकम को के सभी एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको मिक्स्ड इनकम कह दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम हमें भी क्वेश्चन में इसको ऐसे पहचानना होगा।
सिंपल यही लिखा आएगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो ये कंपोनेंट डायरेक्ट ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी जो मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर आपको इनकम साइड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आप कितनी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हो, और अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आप जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करते हो बेटा जी, उसी को आप क्या कहते हो, जो पैसा आप अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाते हो उसे बेटा क्या कहते हैं, उसे आप लोग यहाँ कहते हो डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम का कंपोनेंट क्या है, एनडीपीएफसी, ये बात तो आप पीछे पढ़ के आए हो। तो बेटा यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करते हो ना इनकम मेथड से, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप आता है वो यही आता है एनडीपीएफसी। तो लिख लो फटाफट से इनकम मेथड का फॉर्मूला जो यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो एनडीपीएफसी आपको सबसे पहला एग्रीगेट मिलेगा फ्रॉम योर इनकम मेथड, जिसमें सबसे पहला आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और फिर आता है आपका मिक्स्ड इनकम। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप कोशिश करिए कि आप पूरा पूरा लिखे। ठीक, अब मान लो क्वेश्चन में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा, तो आपने क्या ढूंढना होता है, फिर आप ढूंढेंगे वेजेस एंड सैलरीज, यानी कि उसके अंदर के कंपोनेंट्स। तो वेजेस एंड सैलरीज चाहे इन काइंड दे रखा हो चाहे इन कैश दे रखा हो, साथ ही साथ हम यहाँ पर ढूंढेंगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है बेटा, तो ये तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए हो गया। कभी अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं मिला क्वेश्चन में तो क्या करोगे, तो फिर अंदर की चीजें देखोगे, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर नहीं मिलता है आपको, मेन कंपोनेंट नहीं मिलता, तो आपने अंदर के एलिमेंट्स पे जाना है। ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड इनकम, ये दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो जीरो लिख देना, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट इस तरीके से ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेन चीज देखो, अगर मेन चीज नहीं है तो अंदर की चीजें ढूंढनी है। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको वेजेस एंड सैलरीज भी दे रखा है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दे रखा है, तो बच्चा क्या गलती करता है, दोनों को प्लस कर देता है। नहीं, इस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूडेड है, तो अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप सिर्फ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखोगे। ठीक है, ऐसे ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढो पहले, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं मिल रहा है तो अंदर की चीजों पे जाओ, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब किसी किसी केस में बेटा ऐसा हो सकता है, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉफिट भी ना दे रखा हो। तो अगर प्रॉफिट डायरेक्टली दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो आपने तीन चीजें ढूंढनी है। क्या, एक तो आपने ढूंढना है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड का मतलब अभी आपको पता चल गया, वो पैसा जो हम यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप एज अ टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर आपने लिख देना है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हो सकता है इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपने बचा कर रखा हो, तो यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट आ जाता है आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर ये आपको मिल सकता है सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर के नाम से भी, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली इन एलिमेंट्स को आपको बहुत ध्यान रखना है कि कब कहाँ क्या इस्तेमाल होगा। तो बेटा पहला स्टेप क्या है, एनडीपीएफसी, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये फॉर्मूला याद हो गया। अगर नहीं मिलता है ये मेन कंपोनेंट तो आपने अंदर के एलिमेंट्स ढूंढने हैं। प्रॉफिट का ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट डायरेक्टली दे रखा है तो ठीक, नहीं तो ये तीन चीजों को आपने ऐड करना है। ठीक है जी, तो एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम आपकी आ चुकी है। अब मेरे प्यारे बच्चे जितने होशियार हो चुके हैं अब तक पढ़ पढ़ के, अब उन्हें पता है ना कि नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनएनपीएफसी। अब एनएनपीएफसी निकालना हो अगर एनडीपीएफसी से, तो एक ही तो काम करना है। क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम तुम्हारे हाथ में आ चुकी है, क्या करोगे, सिर्फ एनएफआईए को प्लस। ठीक है, तो बस आपकी नेशनल इनकम आ गई, दैट्स इट। इतना इजी मेथड है ये। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो बच्चे स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया, चलो अब बेटा हम लोग यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं कि जब आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो किन बातों का आप ध्यान में रखेंगे। पहली बात, यहाँ सिर्फ फैक्टर इनकम आती है, ट्रांसफर इनकम की यहाँ कोई जगह नहीं है।
अब मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ट्रांसफर इनकम क्या होती है। भाई पीछे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, वरना कंफ्यूजन में रहोगे। जो बच्चा सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए आया है उसे डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो थ्योरेटिकली उन सब चीजों को समझ के नहीं आया है। तो ट्रांसफर इनकम क्या होती है बोलो? वो इनकम जो आपने अर्न नहीं करी है, जैसे कि स्कॉलरशिप, चैरिटी, डोनेशन, सब्सिडीज, ओल्ड एज पेंशंस, ये सब चीजें क्या होती है? ट्रांसफर इनकम, जो आपने अर्न नहीं करी। ठीक है, तो फैक्टर इनकम जो आप अर्न करते हो बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज, तो वही सिर्फ यहाँ पर इंक्लूड होती है। कोई भी कैपिटल गेन हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। कैपिटल गेन इन द सेंस ऑफ, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, और उस शेयर को अगर आपने 110 रुपए में कहीं बेच दिया तो आपका 10 रुपए का फायदा हो गया, तो वो 10 रुपए कैपिटल गेन है, बट उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी। तो इससे ये भी एक बात निकल कर आती है कि कभी अगर आप सेल करते हो किसी भी फाइनेंशियल एसेट का, तो वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता, बट उस सेल के ऊपर अगर आपने कोई ब्रोकरेज या कमीशन अगर आपने रिसीव करी है तो वो यहाँ पर इंक्लूड होता है। इनकम अगर आपने कमाई है यानी कि किसी भी फाइनेंशियल एसेट से, तो वही बात हो गई कि यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी। कोई सेकेंड हैंड गुड बेचकर अगर आपने कोई इनकम कमाई है तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है। बट हाँ, इम्प्यूटेड वैल्यूज जो है आपकी सर्टेन सर्विसेज की, वो डेफिनेटली यहाँ पर इंक्लूड होगी। कि मतलब अगर आप अपना खुद का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर यूज करते हैं, जैसे कि खुद की बिल्डिंग का यूज करना अपने बिजनेस के लिए, उस पर आपको रेंट रिसीव होगा, तो वो आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। विंडफॉल गेन्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे। विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है जैसे कि गैम्बलिंग, लॉटरी, इलीगल एक्टिविटीज से आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, और अगर मैं बहुत तुम्हारी लैंग्वेज बोलूँ तो इतना भी 2 नंबर का पैसा तुम कमा रहे हो यहाँ पर, जो तुमने कमाया नहीं है, बेसिकली वो ऐसा पैसा जिसको तुम सरकार को दिखा भी नहीं सकते। जब सरकार को दिखा ही नहीं सकते तो नेशनल इनकम में इंक्लूड कैसे करोगे? तो वो विंडफॉल गेन्स यहाँ पर कहीं भी जो है इंक्लूड नहीं होंगे। यानी कि हवा से जो तुम्हारे पास पैसा धड़ल्ले से आ रहा है ना, तुम्हारा काला पैसा, उस काले पैसे की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, चलो अब बेटा उसके बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो यहाँ से शुरू होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो निकाल लो अपना रजिस्टर, अपना पेन और अपना दिमाग खोल लो, जरा दिमाग की बत्ती जला लो। तो देखो बेटा, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले एग्रीगेट पता होना चाहिए। क्या कैलकुलेट करना है? NNPFC। ठीक, अब रीड करते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, रेंट एंड रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, मिक्स्ड इनकम है और NFIA है। और इन्होंने हमसे कहा जी NNPFC निकाल दो। हमने कहा बिल्कुल निकालेंगे, हमें तो आता है, सुपर सॉलिड इजी क्वेश्चन। NDPFC निकालने को कह रहे हो, फॉर्मूला होता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, देन मिक्स्ड इनकम। ठीक है, जितनी बार सॉल्व करेंगे उतनी बार हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या आपके पास डायरेक्टली कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है क्वेश्चन में? बिल्कुल है मैम, 500 है। अच्छा, फिर मैंने आपसे पूछा क्या आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस है क्वेश्चन में? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मैम। मैंने कहा अच्छा नहीं है तो अंदर के एलिमेंट ढूंढ लो। क्या रेंट एंड रॉयल्टी है? हाँ जी मैम बिल्कुल है, 100 है। अच्छा, मैंने कहा बेटा इंटरेस्ट दे रखा है? हाँ जी मैम है, 80 का है। मैंने कहा बेटा प्रॉफिट दे रखा है? हाँ जी मैम है। अरे वाह, तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो रहे हो, 120। फिर उसके बाद मैंने कहा बेटा मिक्स्ड इनकम है? मिक्स्ड इनकम आपने कहा हाँ जी मैम है, 50। तो बेटा यहीं से आपने NDPFC कैलकुलेट कर लिया। तो कितने का NDPFC आया बेटा आपका? 600, 700, 800, 850। तो बेटा यहाँ पर आपका NDPFC आया है 850 करोड़। ठीक है, अब 850 करोड़ जो ये आपका आ गया है, इसे बॉक्स में डाल दो। ठीक है, यहाँ तक काम डन। अच्छा, अब हमने क्या करना है? सेकेंड स्टेप करना है। सेकेंड स्टेप का काम क्या है? NNPFC निकालना। अब बेटा जी NNPFC कैसे निकलता है? NDPFC में सिंपल आपको NFIA प्लस करना है। तो 850 की गिनती तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आपको NFIA चाहिए, तो NFIA आपके पास ये दे रखा है 20, तो आपने यहाँ पे 20 लिखा। तो NNPFC कितना आ चुका है आपके पास? 870 करोड़। तो लो जी, डन 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 हो गया पहला क्वेश्चन। लो चलो करो अब इसे। तो पहला क्वेश्चन था सिंपल सोबर सा, ताकि आप लोग थोड़ा सा मेथड को समझ सके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा जी यहाँ पर भी अब देखो लेंथ बढ़ गई हमारे क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में फिर से आपको नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करना है।
और डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं वो इनकम मेथड के ही दिख रहे हैं। अब ध्यान देना, क्या पता कभी मेरे पास क्वेश्चन आ जाए वैल्यू एडेड और तुम इनकम मेथड का फॉर्मूला लिख दो, नहीं भाई, मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला काम क्या है हमारा मैडम? सबसे पहला काम है फॉर्मूला लिखना, जैसे कि आपने हमें बताया हम आपके कहे हुई बातों को जरूर मानेंगे, ठीक है, तभी तो हम अच्छे बच्चे बनेंगे। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ढूंढो बेटा जी, क्या आपको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिख रहा है? यहाँ पर बोलो, दिख रहा है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज? कहेंगे मैम नहीं, डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा बेटा अंदर के कंपोनेंट्स ढूंढो, क्या है क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज? तो ये देखो बेटा, ये रही वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया आपको पहला अपना एलिमेंट 800 का। अच्छा, फिर क्या सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में? नहीं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ना। तो यहाँ पर मुझे एक सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा है बाय द एम्प्लॉयज, और एक तरफ लिखा है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। तो बताओ दोनों लिख दूं या कोई एक? दोनों लिखे जाएंगे या कोई एक? जल्दी से बता दो, बोलो बोलो बोलो। सुनाई दे रहा है मुझे कुछ, आप कह रहे हैं कि मैम एक लिखो, एक लिखो, सिर्फ एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखो। ठीक है भाई, तुम्हारी बात अब मैं कैसे मान सकती हूँ? तो बेटा जी ये नहीं लिखना, एम्प्लॉयज का सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लिखना, किसका लिखना है? एम्प्लॉयर का। तो सिर्फ ये 100 और ऐड हो जाएंगे, तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो कंप्लीट हो गया। अब बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए क्या डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस है क्वेश्चन में? ना 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 ना, कहीं भी नहीं है। तो भाई अंदर के कंपोनेंट्स ढूंढते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी आ गया 300, इंटरेस्ट कहाँ है? इंटरेस्ट ये रहा 400, उसके बाद प्रॉफिट है, प्रॉफिट यस प्रॉफिट भी है 500 रुपया का। कितने का? 500 रुपया। तो लो जी ये 500 भी हो गए। मिक्स्ड इनकम है, मिक्स्ड इनकम ढूंढो जरा, कहीं मिक्स्ड इनकम है? टन 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 टन, मिक्स्ड इनकम तो कहीं भी नहीं है भाई, तो जीरो मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा जी एनडीपीएफसी आपका कितना आ गया है अगर मैं देखूं तो बेटा ये हो गया आपका 2100 करोड़, करोड़ में ही है, हाँ जी। अच्छा, अब दूसरा काम आपको क्या करना होता है बेटा? दूसरा काम आपको करना है इसको बॉक्स में डालने का। फिर तीसरा काम क्या करने का है? तीसरा काम करने का है NNPFC लिखने का। तो बेटा जी NDPFC प्लस NFIA, अब तो हो गया याद। तो 2100 प्लस NFIA, कहाँ दिख रहा है NFIA? कहीं दिख रहा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अरे बाप रे, ये रहा, लो जी लो, NFIA तो दिख गया, जरा इसको थोड़ा साफ सुथरा सा बना देते हैं। ये रहा मैडम, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। NFIA की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ तो लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्या मतलब मैडम इसका? इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर ना जितना पैसा आप बाहर से कमा रहे थे उससे ज्यादा पैसा आप बाहर पे कर रहे हो, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तुम्हारी नेगेटिव हो गई है। मतलब मैम, मतलब सिंपल है, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दिया होता तो आप सीधे सीधे उसको यहाँ पर प्लस कर देते, ठीक है। यानी कि जो भी उसका साइन आता, अगर वो प्लस का साइन के साथ होता तो आप प्लस कर देते, माइनस के साइन के साथ आता तो आपको प्लस माइनस माइनस करना पड़ता। लेकिन बेटा जब यहाँ पर उन्होंने ये लिख दिया ना नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो टू अब्रॉड का मतलब है कि ये पैसा वो है जो एक्सेस आपको बाहर पे करना पड़ रहा है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड देखने को मिले तो तुरंत उसे यहां से माइनस कर देना, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा है तो प्लस करोगे नेशनल इनकम बनाने के लिए फॉर्मूले में। लेकिन अगर कभी भी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है तो ये मान के चलो कि वहां NFIA नेगेटिव है, तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा यहां से आपका NNPFC निकल कर आ चुका है 2050 करोड़, ठीक है। तो डन 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 डन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। तो चलो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लो जी, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई? तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम। अरे बाप रे, पहले ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना पड़ेगा उसके बाद डोमेस्टिक इनकम। चलो भाई, ये क्या हमें हल्के में ले रहे हैं? क्या हम निकाल नहीं सकते ऑपरेटिंग सरप्लस? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम ऑपरेटिंग सरप्लस कौन से क्वेश्चन में पढ़ा है हमने?
कौन से फॉर्मूले में पढ़ा है हमने ऑपरेटिंग सरप्लस? चलो लिख कर देखते हैं। हमने पढ़ा है एनडीपीएफसी के अंदर COE यानी कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यानी कि अगर ये सारी चीजें मिल जाएं तो अपना मामला डन है, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी। तो अगर मैं ढूंढूं तो क्या मेरे पास एनडीपीएफसी है? एनडीपीएफसी बोले तो मैम डोमेस्टिक इनकम, मैम वो तो फाइंड आउट करनी है, वो तो फाइंड आउट करनी है ना। तो एक बात बताओ, क्या इस फॉर्मूले से ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। बट तुम इतने नादान कैसे होगे कि तुम्हें ये नहीं पता कि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है? ये तो पता है ना तुम्हें क्या क्या आता है, बोलो। कहेंगे कि मैम ये सब आता है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो बेटा ये सारी चीजें ढूंढ लो ना यहाँ पर, अगर मिल जाती हैं तो तुम्हारा काम हो गया। तो देखो जी, क्या रेंट एंड रॉयल्टी है? मैडम रेंट एंड रॉयल्टी तो नहीं है, लेकिन रेंट एंड इंटरेस्ट एक साथ दे रखा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से देखूं तो रेंट भी मिल गया है और इंटरेस्ट भी मिल गया है। अब क्या चाहिए तुम्हें? प्रॉफिट। अब अगर मैं देखूं तो बेटा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, मेरी आंखों को तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिख रहा, तुम्हारी आंखों को दिख रहा है तो देख लो। देखेंगे कि मैम हमारी आंखों से देखो प्रॉफिट है, अलग रूप में है। मैंने कहा कौन से रूप में है? मैडम 3 रूप में है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताए थे। आपको क्या लगता है हम भूल गए? मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे पर पूरा विश्वास है। तो बताओ भाई, वो प्रॉफिट किन 3 चीजों में देखने को मिल रहा है? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये तीनों चीजें मिलकर बनेंगे तुम्हारे प्रॉफिट। तो बेटा यहाँ पर 460 का टैक्स है, डिविडेंड है आपके पास 940 का, और उसके बाद आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 300 का। तो कितने का आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस? तो ऑपरेटिंग सरप्लस बेटा जी कितना आ चुका है आपका? ऑपरेटिंग सरप्लस निकल कर आया है आपका 2500 करोड़ का। ठीक है, तो अब आपका रास्ता आसान हो चुका है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 2000, ऑपरेटिंग सरप्लस 2500, और अगर मिक्स्ड इनकम अगर आप देखें तो बेटा ये भी सबसे लास्ट है मिक्स्ड इनकम 200 की। तो यहाँ से आपके डोमेस्टिक इनकम का रास्ता साफ हो गया। और डोमेस्टिक इनकम बेटा जी कितने निकल कर आ रही है आप लोगों की? 4700 करोड़। लो, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो, तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। बढ़े आगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो जी, अब क्या पूछ लिया? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्या पूछ लिया? कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस? मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछना चाह रहे हैं GNP/MP है। GNP/MP, हमने तो NDPFC कैलकुलेट करना सीखा है। अरे तो क्या हो गया, NDPFC से क्या तुम नहीं कैलकुलेट कर सकते? GNP/MP कर सकते हो ना। तो तुम्हें ध्यान नहीं देना GNP/MP पे, तुम्हें सबसे पहले ध्यान देना है कि तुम्हें एक एग्रीगेट चाहिए, और वो एग्रीगेट इनकम मेथड से तुम्हें कौन सा मिलता है? NDPFC। तो तुम सिर्फ NDPFC पे फोकस करो। फिर से लिखो फॉर्मूला, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, हमें तो इस पे फोकस करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं जरा तुम्हारे लिए। लो, अब बताओ मुझे, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है? बिल्कुल है, 2500 का। क्या तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है? डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस है क्वेश्चन में? नहीं है। तो देखो जरा क्या दे रखा है? रेंट एंड रॉयल्टी 400, फिर इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में। देखो जरा इंटरेस्ट आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल उसके नीचे ही दिख रहा है, 350। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन में आपके पास? प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट देखो जरा ध्यान से, क्या आपके पास प्रॉफिट है? हाँ जी मैम है प्रॉफिट 700 का। वेरी गुड। क्या आपके पास मिक्स्ड इनकम है बेटा? क्वेश्चन के अंदर मिक्स्ड इनकम देखो आपको दिख रही है। हाँ जी बिल्कुल दिख रही है, 7500 की। तो ये लो, आपको NDPFC मिल गया है कि कितना आ रहा है? NDPFC कितना है बेटा? NDPFC तो बेटा ये आ गया आपका 11450। ठीक है, चलो NDPFC आ गया। अब क्या हमारा आंसर आ चुका है? नहीं, हमें बेसिकली निकालना है बेटा GNP/MP। अब तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर रिवाइज होंगे, तुम्हारा कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट याद करो। अब जरा नेट को ग्रॉस में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं बेटा? प्लस डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं बताओ बेटा? NFIA को प्लस करते हैं। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हो? प्लस NIT। बस ढूंढ लो क्या क्या चीजें दे रखी है। तो
तो ये हो गया आपका 11,450 प्लस आपके पास डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं देखूं तो डेप्रिसिएशन कहाँ है, देखो जरा तुम्हें दिख रहा है क्या डेप्रिसिएशन? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, प्रॉफिट था, मिक्स्ड इनकम है, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक है, और ग्रॉस एंड सॉरी रेंट एंड रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट एक्सपोर्ट्स है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है और सब्सिडी है। बताओ कहीं दिख रहा है डेप्रिसिएशन? दिख रहा है कहीं डेप्रिसिएशन? लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ को जज कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने यहाँ पर उस चीज़ को पहचान लिया है ना, मैं उनके लिए क्लैपिंग करूंगी और शाबाशी है मेरी तरफ से तुम्हें, अगर तुमने डेप्रिसिएशन यहाँ से निकालने का तरीका सोच लिया है तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं उन्होंने जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो उन्होंने पहचान लिया होगा कि मैम यहाँ पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखी है और मैम यहाँ पर नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक भी दे रखा है 400 का, यानी कि टोटल हमने इन्वेस्टमेंट करी थी 470 की, लेकिन आखिर में जाकर वो हमारे पास 400 की है। इसका मतलब 70 का यहाँ पर क्या लग चुका है? 70 का यहाँ पर लग चुका है मैम डेप्रिसिएशन। ग्रॉस माइनस नेट क्या होता है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया है 470 में से 400 माइनस करके। ठीक है, तो यही चीज मुझे आपको इस क्वेश्चन में समझानी थी कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुआ। ठीक है, चलो और देखो नेक्स्ट मुझे चाहिए NFIA। क्या आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है? आप कहेंगे मैम है ना, ये देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मैं तुम्हें कहूंगी कि बेटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी तो है। क्या है ये आपके लिए? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा, और ये क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा। फिर से याद करो, NFIA क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको माइनस करनी होती है, तो बेटा 150 में से आपने 100 माइनस करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखो ये कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया, 150 में से 100 माइनस करोगे तब NFIA मिलेगा। अब NIT क्या होता है बेटा? क्या आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर दिख रहा है? अभी मैंने पूरा रीड किया, क्या आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ दिखा? नहीं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स कितने के हैं? 200 के। सब्सिडी कितने की है? 50 की। तो आपको उसको भी ऐसे लिखना होगा 200 प्लस 200 माइनस 50, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, देखो मैं कितना क्लियरली उसको खोल खोल के लिख रही हूँ ना, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को यही चाहिए, उसको यही चाहिए कि बच्चे को नॉलेज है, बच्चे ने कहीं से टीप टाप के नहीं किया भाई ये काम, उसको सब पता है, वो सारे स्टेप्स लिख रहा है, उसको ये चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। बेटा ये आ चुका है आपका 11,720 और यही हो गया आपका आंसर। अब डिनोमिनेशन क्या है? करोड़, तो जरा वो भी हम यहाँ पर साथ में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके बिना भी आपका आंसर अधूरा है, तो इसे लिखना लास्ट में नहीं भूलना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, एक बार खुद से प्रैक्टिस इसकी जरूर करना। ठीक है बच्चों, तो आज हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन किए, आई होप कि उससे आपके इनकम मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूलाज का खेल है, और वो फॉर्मूलाज का खेल उनके लिए डिफिकल्ट है जो थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो उन कंपोनेंट्स को पूरी तरीके से इन डेप्थ समझ कर नहीं आते। बट मैंने पूरी कोशिश करी है अपने थ्योरी लेक्चर्स के अंदर कि मैंने आपको हर एक कंपोनेंट अच्छे से समझाया हो, तभी आप लोग यहाँ पर छोटी छोटी बारीकियों को भी यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि कब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट एडिशन, इनका कब कहाँ किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो एक बार मुझे बता देना थम्स अप करके कि यस मैम इनकम मेथड भी हमें क्लियर हो गया है, हमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए हैं, और बिल्कुल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने कम से कम 10 क्वेश्चन तो अब आपको करने ही करने हैं। ठीक है, बस नेक्स्ट क्लास होगी आखिरी क्लास हमारी इस यूनिट की, जिसमें हम लोग करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए मिलूंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।